नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज बैरागी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी स्टडी पॉइंट पर। आज हम करेंगे एसएससी जीडी 2022-23 की जो शिफ्टें थी उसकी 13 जनवरी 2023 की शिफ्ट नंबर 1 का मैथ्स सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा 0.45 235 0.45 और 235 जिसके ऊपर बार है को भिन्न के रूप में प्रदर्शित करना है। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले जो ये पांच संख्या है इसको ऐसा कैसे लिखेंगे 45 235 और माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी 45 को माइनस करेंगे। बटे में क्या लिखेंगे, जिसके ऊपर बार है जितनी संख्या पे बार है उतनी संख्या 9 के रूप में लिखेंगे, यानी 3 संख्या पे बार है तो 3 बार 9 लिखेंगे। फिर 0 0 कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, क्योंकि 2 संख्या में बार नहीं है। जिन संख्याओं में बार नहीं है उसके लिए 0 लिखेंगे। चलिए ये माइनस करेंगे, 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, फिर 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, फिर 11 कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, 5 बचेगा और 4 बचेगा। बटे में लगाएंगे 99900, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। तो कितना आंसर आ गया हमारा 45 19 बटे में 99900, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है दो दलों द्वारा लड़े गए एक चुनाव में दल ए ने दल बी से कुल मतों के 16% के बराबर अधिक मत प्राप्त किए। यदि दल बी को 25,200 मत प्राप्त हुए और कोई भी अवैध मत नहीं है तो दल बी कितने मतों से चुनाव हार गया। चलिए यहां देखेंगे अपन कि 16% यानी 100 अगर वोटिंग हुई होगी तो 16% तो अलग ही निकाल लेते कि 100 का 16% कितना हो गया 16, तो 16 अलग निकल गए। मतलब जो दोनों उम्मीदवारों में बटे होंगे वो कितने वोट बटे होंगे 84 के हिसाब से बटे होंगे। मतलब 84 का आधा आधा कर लेंगे तो 2 उम्मीदवार मानते हैं अपन, ए और बी 2 उम्मीदवार है, तो 84 का आधा कितना हो जाएगा 42। तो 42 इसको मिला होगा और 42% इसको मिला होगा, ठीक है। लेकिन जो क्या बोल रहा है प्रश्न कि ए ने जो है बी को 16% से मतलब हराया है एक तरह से, है ना, अधिक मत प्राप्त किए, तो 16% इसको ज्यादा मिलेंगे। मतलब इसको टोटल कितने मिल गए, फिर 58 मिल गए और इसको कितने में मिल गए 42। अब प्रश्न कह रहा है कि बी को 25,200 मिले हैं, हमारे हिसाब से तो 42 मिले हैं और 42 की वैल्यू प्रश्न क्या कह रहा है 25,200, यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर एक की वैल्यू हो जाएगी 25,200 बटे में 42, क्योंकि 42 वहां से उठकर यहां आ गया तो यहां कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। अब प्रश्न कह रहा है हमसे कि तो दल बी कितने मतों से चुनाव हार गया। तो हम देखेंगे यहाँ पे कितने मतों से हार रहा है, वो दोनों का अंतर देखेंगे। यहाँ पे पता चल रहा है 16 से हारा है, तो 16 की अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 16 की वैल्यू निकालनी, 1 का मान ये है तो इसमें अगर 16 गुणा करूंगा तो 16 बन जाएगा और 16 की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे भी मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलिए इसको काटेंगे 7 से, 7 या 21, चलिए 21 से भी कट रहा है तो 21 से काटेंगे, 21 से कम 21, 4 बचा, 21 दूनी 42 और ये 0 0 और 21 दूनी 42, ठीक है। 2 से काट लेंगे, 2 8 16, यानी कि 16 की वैल्यू कितनी आ गई, 16 की वैल्यू आ गई 12 8 96 और ये 2 0 ऐसे कैसी, 16 की वैल्यू 9600 हो गई और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा ए और बी एक कार्य को क्रमशः 18 और 12 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। देखो ए और बी जो है, ए और बी ये 18 और 12 दिनों में किसी कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। ये 18 दिनों में कर सकता है, ये 12 दिनों में कार्य को पूर्ण कर सकता है। तो यहां से अपन टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 36। तो अब एफिशिएंसी निकालेंगे, 18 दूनी 36 और 12 तिया 36। ये 2 कार्य प्रतिदिन करता है और ये 3 कार्य प्रतिदिन करता है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न कह रहा है कार्य पूर्ण होने तक वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। पहले दिन ए से शुरू करते हैं, कार्य को पूर्ण करने में ए और बी को कितना समय लगेगा। तो देखो यहाँ पे ए पहले दिन 2 करेगा, दूसरे दिन 3 करेगा, दूसरे दिन बी 3 करेगा, तो 2 दिनों में ए और बी मिलकर काम कितना करेंगे, 2 दिनों में ए और बी मिलकर 5 काम करेंगे। काम करवाना कितना है इनको 36, तो इस 5 को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 36 या फिर 36 से थोड़ा सा कम आ जाए तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 तो 35 काम हो जाएगा, ये 35 काम हो गया। और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14, तो 14 दिन हो जाएंगे यहाँ पे। तो 14 दिन में 35 काम हो गया। अभी काम 36 करना है, तो अब कौन करेगा, देखो पहले दिन ए करता है और दूसरे दिन बी करता है, यानी ए जो है विषम संख्या में काम करता है विषम दिनों में
और बी जो है सम दिनों में काम करता है। यानी कि अब जो 15वां दिन है वो विषम संख्या है, तो ए काम करने आएगा। तो ए जो है एक दिन में अगर 2 काम करता है तो फिर आधे दिन में एक काम कर लेगा। यहां से मैं आधा दिन निकालूंगा तो इंटू 0.5 का गुणा कर दूंगा तो ये आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इंटू 0.5 का गुणा कर दूंगा तो ये एक काम हो जाएगा। ठीक है, 2 में 0.5 का गुणा करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में 0, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, यानी कि एक दिन आ गया। ठीक है, तो ये जो है अगला एक दिन कौन आएगा, एक काम करने आएगा और ये 15 दिन हो जाएंगे। सॉरी, आधा दिन ही काम करने आएगा। यहाँ पे ये आधा दिन ही काम करने आएगा और काम कितना बढ़ जाएगा, एक काम और हो जाएगा। तो ये टोटल दिन कितने हो जाएंगे, 14.5 दिन हो जाएंगे और 14.5 दिन में हमारा 36 काम हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा, एक कार 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चला रहा है और एक बस उसके पीछे 35 मीटर आगे चल रही है। एक बस उससे 35 मीटर आगे चल रही है। 15 सेकंड बाद बस उससे 40 मीटर पीछे है, तो बस की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लो एक कार चल रही है यहाँ पे जिसकी चाल दे रखी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और एक बस चल रही है यहाँ पे जिसकी चाल हमें नहीं पता था, मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चल रही होगी। क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको भी अपन ने किलोमीटर प्रति घंटा में ले लिया। अब जो है कितने मीटर पीछे है कार, 35 मीटर। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 35 मीटर की है फिलहाल। अब प्रश्न बोल रहा है कि जैसे 15 सेकंड हुए, 15 सेकंड में कार जो है बस को कितना पीछे छोड़ रही है, 40 मीटर पीछे छोड़ रही है। मतलब कार जो है कहां आ गई, यहां पे आ गई। मतलब कार ने जो है यहां से लेकर यहां तक की दूरी तय की है। तो ये टोटल दूरी कितनी हो गई है, 35 और 40 75 मीटर की दूरी कार ने तय की है। ठीक है, चलिए, और कितने समय में की है, तो 15 सेकंड में तय की है मात्र। चलिए, अब अपन को चाहिए बस की गति, बस की चाल चाहिए। तो बस की चाल, अब देखो कार भी इधर जा रही है और बस भी इधर ही जा रही है, एक समान दिशा में चालें माइनस होगी। तो ये 70 कार की चाल लिखूंगा और माइनस बस की चाल। चूंकि ये चालें जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मैं इसको 5/18 से गुणा करके इसको मीटर प्रति सेकंड में ले लूंगा। बराबर दूरी जो है दोनों के बीच में 75 है और बट्टे में समय कितना है, 15 सेकंड है। चलिए, ये पूरी चाल तो एक तरह से 5/18 हो गई, लेकिन ये जो x है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, यहाँ पे x किलोमीटर प्रति घंटा में लिया है, x का जैसे ही मान आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटा में होगा और बस की चाल हो जाएगी। तो यहाँ पर काटेंगे 15 5 75 और 18 से तो नहीं कट रहा है, ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 18 ऐसे कैसे रहेगा। तो चलिए, ये 70 माइनस x तो ऐसा कैसे बराबर, ये 18 बराबर से उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। अब ये 70 हो जाएगा और ये 18 इधर आके 70 में से माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस का है, और बराबर ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। x जो कि हमारी बस की चाल थी, कितना आंसर आ गया, 70 में से 18 गया तो 52, और ये हमारा आंसर हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। बस की चाल कितनी आ गई, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, 256 और 484 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो 256 और 484 के मध्य में अपन मान लेते हैं x इसका मध्यानुपाती होगा। 256 और मध्यानुपाती ये हो जाएगा 484 और इसका मध्यानुपाती ज्ञात करेंगे। तो ये जो x है इसका स्क्वायर होता है, ये x स्क्वायर बराबर रूट में दोनों लग जाएंगे, फिर ऐसे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अपन क्या करेंगे, 256 है, इसके बटे में x लिखेंगे बराबर इस x के बटे में इसको लिखेंगे 484। ठीक है, सबसे पहले तो ये बटे ये हो जाएगा, फिर ये बटे ये हो जाएगा। ठीक है, x का गुणा x में हुआ, x स्क्वायर हो गया और बराबर में 256 इंटू 484, 256 इंटू 484। चलिए, ये x स्क्वायर है, इसको स्क्वायर हटा दिया तो x बचा मात्र, यहां से स्क्वायर हटा दिया तो ये क्या हो गया, रूट लग गया। यहाँ पे 256 जो है वो 16 का स्क्वायर होता है और 484 22 का स्क्वायर होता है, बराबर ये हो जाएगा x। 16 का गुणा 22 में करेंगे तो पहले 11 इंटू 2 कर देंगे, 32 हो जाएगा। 32 का गुणा 11 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 352 बराबर x। x का मान आ गया हमारा 352।
चलिए कैसे गुणा किया मैंने ये भी बता देता हूं मैं। 16 इंटू 22 किया तो 22 को अपन 11 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो इस 2 का गुणा 16 में होगा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो 32 इंटू 11 करेंगे तो 11 गुणा किसी भी संख्या में करना है, जैसे इस संख्या में करना है तो इसको खोल के लिख दो पहले 3 और 2 और फिर 3 और 2 का जोड़ कितना हो गया 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी जब जरूरत होगी आगे बताने की ऐसे बताऊंगा मैं ट्रिकें सारी, जिससे हमारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा जल्दी हो जाए। चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक ठोस गोले को दो बराबर भागों में काटा जाता है। प्रत्येक अर्धगोले की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और ठोस गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सॉरी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 3 पाई आर स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा नीचे लिखता हूं मैं इसको। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और आगे दे रखा है कि गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों का ही रेशो पूछ रखा है अपन से कि दोनों का अनुपात क्या है, तो अपन लिख देंगे 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर जो कि गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर तो कट जाएगा और 3:4 बचेगा जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 3, 5, 9 का चतुर्थानुपाती क्या है। तो 3, 5, 9 का चतुर्थानुपाती मान लेते हैं अपन 3, 5, 9 और चतुर्थानुपाती मान लेंगे अपन x। चलिए अब क्या करेंगे, बाहर से बाहर मल्टीप्लाई और अंदर से अंदर मल्टीप्लाई। तो 3 का गुणा x में करेंगे पहले 3 इंटू एक्स बराबर 5 का गुणा 9 में करेंगे तो 5 इंटू 9। चलिए इस 3 से इस 9 को काटेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 5 तिया 15, तो x का मान आ गया हमारा। चलिए पूरा वीडियो बनाया था मैंने लेकिन अपने आप बंद हो गया, मुझे पता ही नहीं चला और सारे क्वेश्चन मुझे वापस से रिपीट कराने पड़ेंगे। तो चलिए अपन इसके आगे वाले प्रश्न से शुरू करते हैं। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। यदि इसके लंब 10 सेंटीमीटर के बराबर है तो आधार की लंबाई क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो प्रश्न में दे रखा है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2 इंटू आधार हम मान लेंगे x इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है 10। चलिए 2 से काटेंगे 5 बार और इस 5 से 42 को काटेंगे 5 8 40 और 5 20। तो हमारा आधार जो कि हमने x माना है क्या आ जाएगा आंसर 8.4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मीटर में है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। 7 प्राकृत संख्याओं का औसत 70 है, मतलब 7 संख्या है और औसत 70 है तो योग कितना हो जाएगा 490। चलिए अब यहां से देखेंगे अपन कि 6 संख्याएं दे रखा है तो 6 संख्याओं का योग कितना दे रखा है। 6 संख्याओं का जो योग है इन सभी का योग करेंगे तो 365 आएगा, क्योंकि मैंने अभी ही सवाल किया है तो मुझे याद है कि 365 आएगा, ठीक है। तो चलिए ये 6 संख्या है, 7 में से 1 गया तो 6 बचा, 1 बचा तो यहां से भी इस टोटल योग में से टोटल योग माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 8 में से 6 गया और 1 तो 1 जो संख्या है वो क्या आ गई 125 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा ए और बी के बीच में एक चुनाव में ए और बी के बीच में एक चुनाव में बी ने 16,200 मत प्राप्त किए और ए को कुल मतों के 8% से हराया। ए को कुल मतों के 8% से हराया। यदि कोई मत अवैध नहीं है तो ए और बी के मतों में अंतर कितना है। देखो अंतर तो 8% से हराया तो 8% ही अंतर होगा। तो सबसे पहले देखेंगे ए और बी है, ठीक है।
अब ए को मतों से हराया है यानी बी को 8% एक्स्ट्रा मिले होंगे, तो 100% वोटिंग होती है, 100% में से 92% ही वोट दोनों को मिले होंगे, तो इसका आधा कर लेंगे तो 46 इसको मिले होंगे और 46 ही इसको मिले होंगे। लेकिन क्या है, ये 8% एक्स्ट्रा मिले तो 8% जोड़ दूंगा मैं इसमें, तो बी को टोटल कितने मिल जाएंगे, फिर बी को टोटल ये मिलेंगे, कितने मिलेंगे 54%। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि बी को ये जो 16,200 मिले हैं, लेकिन परसेंट में देखेंगे तो 54% मिले हैं। अब दोनों का अंतर पूछा है, अंतर कितना है 8 का, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काटेंगे इसको 9 छम 54, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 9 8 72 और 0 0, 6 से काटेंगे 3 बार में जाएगा, तो 300 का गुणा 8 में और कितना आ जाएगा 2400, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। देखो क्रय मूल्य जो है, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य से 25% अधिक है, तो सीपी जो है उसका एमपी से क्या रेशो हो जाएगा, अगर सीपी 100 है तो 25% अधिक यानी एमपी कितना हो गया 125। अब प्रश्न आगे बोल रहा है यदि इसे 6.4 के लाभ के साथ 450 में बेचा जाता है तब निकटतम छूट कितनी है। तो सेलिंग कर रहे हैं, 6.4 का लाभ हो रहा है, 100 पे 6.4% कितना होता है 6.4 ही होता है, तो 100 की चीज को 106.4 में बेच दिया होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे 125 की चीज को 106.4 में बेचा है, 125 हमारा अंकित मूल्य था, तो इस पर कितनी छूट मिली है, तो हम देखेंगे ये 18.6 की छूट मिली है, अंकित मूल्य से मिली है इसलिए बटे में अंकित मूल्य इंटू 100 कर देंगे, ये पॉइंट हटाएंगे बटे में 0। चलिए 25 से काटेंगे, 25 5 125 और 0 ऐसे कैसे 25 चौक हो जाएगा 100। ठीक है, 4 से काटेंगे, सॉरी 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 25 बार जाएगा। चलिए 186 का गुणा 2 में होगा तो ये हो जाएगा 400 में से 14 दूनी 28 गया, तो कितना बच गया 372 बटे कितना हो जाएगा 25। ठीक है, आप 186 का गुणा 2 में करोगे तो 372 हो जाएगा, 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 12 बचा यानी 25 चौक 100, फिर 12 बचा यानी 25 चौक 100, तो अप्रोक्सीमेटली पूछा है प्रश्न ने, तो 15 दशमलव आसपास आ रहा है, ये निकटतम यही होगा, 14.4 के निकटतम 15 ही है ऑप्शन में, और ऑप्शन में नहीं है कुछ भी। चलिए 13 भी आ रहा है, निकटतम छूट प्रतिशत कितना है, इसको थोड़ा देखते हैं अपन। 14.4 है तो ये 15 के आसपास ही है, क्योंकि इसमें अगर 0.6 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, और अगर माइनस करेंगे तो 1.6 माइनस करेंगे तो 13 आएगा, तो पास में तो 15% ही पड़ेगा, तो 15% ही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 80 रुपए है। तो इससे पहले जो मैंने शिफ्ट कराई थी उसमें भी ये अंतर लिखवाया था कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर होगा, तो उसमें लिखेंगे अपन P इंटू आर स्क्वायर बटे 10,000। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है 80 रुपए है, बराबर मूलधन पूछा है और आर का मान दे रखा है 4%, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बटे में ये 10,000 हो जाएगा। 16 से काटेंगे 16 5 80 और 5 का गुणा 10,000 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 50,000, और यही हमारा मूलधन हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सोहन ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से धन उधार लिया, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा था और उसने इसे 3 समान किस्तों में चुकाया। प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना था। यदि प्रत्येक वर्ष किस्त 1250 रुपए की थी तो सोहन द्वारा उधार लिया गया धन कितना था, तो हम देखेंगे 20% है, तो 20 इस किस्तों वाले सवाल में हमेशा परसेंट्स पे देखेंगे अपन, तो 20 का 1/5, 20% की वैल्यू 1/5 होती है, तो यहां लिखेंगे अपन मूलधन, और मूलधन से रेशो बनाएंगे किस्त का, तो 5 से मूलधन कितना, किस्त कितनी 6 की बनी होगी, फिर ये स्क्वायर करेंगे दूसरी बार में, ये पहले बार में तो कितना 5, दूसरे वर्ष में 25 और तीसरे वर्ष में क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 125। चलिए 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 6 का क्यूब हो जाएगा 216। क्योंकि किस्त जो है वो समान है, किस्त अगर समान है
तो यहाँ पे 216 और यहाँ पे भी 216 होना चाहिए। तो इसको 216 बनाने के लिए 36, इसको 6 और 216। अब यहाँ 36 का गुणा हुआ है तो यहाँ पे भी 36 का गुणा होगा, यहाँ पे भी 6 का गुणा होगा। तो ये हो जाएगा 36 पंजे 180, ये हो जाएगा 25 छंग 150 और ये हो जाएगा 125। तो ये टोटल मान कितना हो जाएगा 455। इन तीनों को जोड़ोगे 455 आ जाएगा। और यहाँ पे टोटल किस्त, प्रत्येक किस्त का मान लिखेंगे सिर्फ, क्योंकि प्रत्येक किस्त का मान प्रश्न में कितना दे रखा है 1250। तो ये 1250 जो है ये प्रत्येक किस्त का मान है और हमारे हिसाब से 216 है। पूछा है मूलधन, तो मूलधन हो जाएगा 455। चलिए इसको काटेंगे अपन 2 से, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 20, 2 से इसको काटेंगे 108। अब क्या करेंगे 625 का गुणा 455 में करेंगे। तो 625 का गुणा 455 में करेंगे, 5 5 25, 2 5 दूनी 10, 11 12 हंस लगी 1 6 5 30 और 31। फिर 5 का होगा तो 5 2 1 3, फिर करेंगे अपन 4, ये हो जाए 24 2500। चलिए 5 7 3 4 8 2, दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 28 43 75/108। चलिए अब हमको आसपास ही देखना है आंसर। तो सबसे पहले 108 से काटेंगे तो 108 दूनी 216 हो जाएगा, 108 दूनी 216 हो गया। तो बचा कितना 72, तो ये 3 ले लेंगे 72 में। तो 108 साथ तो पूरा जाएगा नहीं, 108 6 तक जाएगा, 108 छंग 672। ठीक है, अब 6 बार में जा रहा है तो एक ही ऑप्शन ऐसा है 2600 वाला, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट से हो जाएगा। आगे जाएगा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जो 2 6 से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए इसका आंसर यही हो जाएगा 2633। आगे चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, 1.75 मीटर और 12 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबाई को सटीकता से मापने के लिए किया जा सकता है। तो हम देखेंगे इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी संभावित पूछा या अधिकतम, ये शब्दों का यूज करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एचसीएफ ही निकालेंगे, ठीक है। तो इसको सबको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो देखो 8 मीटर यानी 800 सेंटीमीटर और 75 है तो 875 सेंटीमीटर हो गया। ये 1 मीटर और 75 सेंटीमीटर है तो 175 सेंटीमीटर हो गया। और ये हो जाएगा 1220 सेंटीमीटर। अब एचसीएफ निकालेंगे तो ये सारी संख्या 5 से कटने जैसी है। तो सबसे पहले 5 से काटेंगे इसको, 5 एकम 5, 5 7 35 और 5 5 25। इसको 5 से काटेंगे, 5 3 15 और 5 5 25। इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 24 5 चौक 20। चलिए अब ये संख्या किससे घटती है हम नहीं जानते हैं, तो हम सबसे पहले ऑप्शन का सहारा लेंगे। ऑप्शन में पहला 10 सेंटीमीटर है, तो अगर 5 में 2 का गुणा करूंगा क्या ये 2 संख्या 2 से कट रही है, क्या संख्या नहीं कट रही, तो ऑप्शन नंबर 10 गलत हो जाएगा। फिर 15 लेंगे तो 15 5 तो हो गए तो 3 लेंगे क्योंकि 5 दिया 15 हो जाएगा। तो क्या 3 से कट रही है क्या नहीं कट रही है, 5 जो ऑलरेडी है और 20 यानी 4 से कट रही है क्या, 5 चौक 20 हो जाएगा। तो क्या 4 से कट रही है क्या नहीं कट रही है, मतलब 5 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित कर रही है एचसीएफ के तौर पर। तो 5 ही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि यदि एक दुकानदार 10% की छूट देता है तो उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है। उन्हीं शर्तों के अंतर्गत यदि वह 25% की छूट प्रदान करता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। तो सबसे पहले देखेंगे अपन कि अगर क्रय मूल्य 100 मान लें, क्रय मूल्य 100 मान लेंगे, क्रय मूल्य 100 मान लेंगे, मार्कर थोड़ा सा चलने लग गया है। क्रय मूल्य 100 मानेंगे और अंकित मूल्य अपन x मान लेंगे। अंकित मूल्य अगर x है और इस पे 10% की क्या दे रहे हैं अपन छूट दे रहे हैं, यानी अंकित मूल्य पे 90% के बराबर को चीज को बेच रहे हैं, ठीक है। और 10% का लाभ हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है 100 अगर क्रय मूल्य तो इस पे 10% का लाभ यानी 110 के बराबर में इसको बेच रहे हैं। चलिए यहां से अंकित मूल्य x का मान निकालेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 100 इधर 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1100/9 हो जाएगा। 9 से काटेंगे इसको, 9 एकम 9, फिर 2 बचा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, ऐसा चलता जाएगा। तो अपन देखेंगे अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 122.2, ये अंकित मूल्य हो गया। अब यही शर्तें लागू करना है जो यहाँ की है और क्या करना है 25% की छूट देना है। तो फिर ये 100 की चीज कितने में बिकेगी ये देखेंगे, ठीक है। ये 122 की चीज को बेचना है तो अंकित मूल्य 122.2, इस पे दिए अपन ने 25% की छूट यानी 75 के बराबर में अपन इसको बेच दिया है। तो ये एक तरह से क्या हो गया सेलिंग प्राइस होगी। यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो ये एक 0 लग जाएगा, 25 दिया 75 और 25 चौक 100 हो जाएगा और 0 ऐसा कैसी।
अब क्या करेंगे, इसको 2 से भी काट लेंगे, 2 दूनी 4 और ये 0, इसको 2 से काटेंगे, 2 6 2 एकम 2 2 एकम 2। चलिए 612 तिया 611 तिया 1833 हो गया और बटे में 20 हो गया। 2 से और काट लेंगे तो 2 एकम 2 ये 10 बच जाएगा, बटे में 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 2 एकम 2 2 छंग 12, देखो 2 नहीं सॉरी 2 नहीं 18 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 छंग 12 हो गया और 2 पांच 10 हो गया। फिर ये पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में 1 10 तो था, ये 0 और लग जाएगा। यानी कि जो सेलिंग प्राइस आई है कितनी आ गई है 91.65। 100 की चीज को 91.65 में बेच रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं अपन को हानि कितनी हो रही है, यहाँ पे अपन को हानि हो रही है 8.35 की, और 100 पे हो रही है तो 100 इंटू परसेंट के लिए 100, तो 100 पे कोई भी चीज जो होगा वही होगा परसेंटेज। 8.35 आ गया है, तो ऑप्शन में 8.33 है, लेकिन आसपास भी नहीं भटक रहा है। ये जो हमारा आंसर आया 8.35, इसके आसपास कोई संख्या नहीं है ऐसी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 8.33%। और क्या हो रहा है, देखो 100 की चीज को 91 में बेच रहे तो हानि हो रही है, तो हानि हो जाएगी हमारा आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, P किसी कार्य को 200 दिनों में कर सकता है और Q और R समान कार्य को 100 दिनों में कर सकते हैं। P, Q और R ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया और उन्होंने 10 दिनों तक एक साथ कार्य किया तथा फिर Q ने कार्य छोड़ दिया, और P तथा R ने मिलकर शेष कार्य को 40 दिनों में पूर्ण किया। ज्ञात कीजिए कि Q ने अकेले कार्य कितने दिनों तक किया है। P किसी कार्य को 200 दिनों में कर सकता है, देखो P जो है वो किसी कार्य को 200 दिनों में कर सकता है, और Q और R है, Q प्लस R मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं 100 दिनों में। तो अब यहां से अपन इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अपन को टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 200 टोटल वर्क है, तो 200 से एक बार ये मतलब P एक कार्य प्रतिदिन करता है और Q और R मिलकर 2 कार्य प्रतिदिन करते हैं। चलिए अब तीनों से काम कराऊंगा तो P प्लस Q प्लस R, इन तीनों की मिलकर एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तीनों की मिलकर एफिशिएंसी हो जाएगी 3 कार्य प्रतिदिन। 3 कार्य प्रतिदिन ये कार्य करेंगे। अब यहां देखेंगे इन्होंने 3 दिनों कितने दिनों तक 40 दिनों तक कार्य किया, तो देखो 3 कार्य रोज करते हैं और 40 दिनों तक काम किया, 40 दिन तक काम किया, 3 काम रोज के हिसाब से, तो 120 काम खत्म कर दिया। तो शेष काम कितना होगा, शेष काम देखेंगे 200 में से 120 गया तो कितना बच गया, 180 काम बचा होगा, सॉरी 80 काम बचा होगा सिर्फ। चलिए अब ये जो है वो P और R ने, क्योंकि Q ने काम छोड़ दिया है 40 दिन बाद, तो P और R काम करेंगे, तो P प्लस R मिलकर काम करेंगे। 80 काम किया और 40 दिनों में काम खत्म कर दिया, यानी 40 से काटूंगा तो 2 कार्य रोज किया होगा, तभी जाके 40 दिनों में 80 काम हुआ होगा। 2 काम एक दिन में करेंगे तो 40 दिनों में 80 काम कर लेंगे, तो 40 दूनी 80, 2 कार्य प्रतिदिन के हिसाब से करते हैं। अब यहाँ देखेंगे P और R मिलकर 2 काम रोज करते हैं, तो अगर मैं इसमें Q का एक काम जोड़ दूं तो 3 काम बन जाएगा। या फिर हम देख सकते हैं P और R 2 कार्य रोज करते हैं, तो P और R का 2 कार्य रोज इसमें से घटा दूंगा तो Q का एक दिन एक कार्य बच जाएगा। कि Q कितना करता होगा, एक कार्य रोज करता होगा। P R Q का मिलकर वापस 3 हो गया। अब काम करवाना कितना है, Q से 200, और एक काम रोज करेगा तो 200 कार्य 200 दिनों में होगा, तो ये 1 से काटेंगे तो 200 ही आएगा। फिर 200 दिनों में Q काम को खत्म कर देगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा चलिए इसको मिटा देता हूं पहले। अगला प्रश्न है हमारा, पहली और दूसरी मिश्र धातु में तांबे और सोने का अनुपात क्रमशः 3 4 और 2 5 है। देखो पहले में 3 4 है और दूसरे में 2 5 है, तो इसकी भी वैल्यू 7 है, इसकी भी वैल्यू 7 है। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, तांबा और सोना, तो तांबे से सोने का रेशियो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये इसमें 3 4 है, पहली मिश्र धातु और पहली मिश्र धातु ये हो गई, इसमें 3 से 4 रेशियो है, और दूसरी में क्या है 2 से 5 है। चलिए अब इसका और इसका क्या करना है, इसमें 14 किलोग्राम और इसमें 21 किलोग्राम, ये 14 किलोग्राम और ये 21 किलोग्राम मिलाना है। तो यहाँ पहले काट लेते, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 में तो 6 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 में तो 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 में 2 का 6 हो जाएगा और 3 में 5 का 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 और 8 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो रेशियो क्या बन के आ जाएगा हमारा 12 रेशियो 23,
तांबे से सोने का, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा, एक सोफा सेट को 10%, 5% और 2% की 3 क्रमांकित छूटों विक्रय मूल्य के लिए प्रस्तुत किया जाता है, और विक्रय मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य दिया है 18,000। 18,000 पे पहले 10% की छूट दी है यानी कि 90% बटे 100, फिर 5% की छूट यानी 95 बटे 100, और फिर 2% यानी 91 बटे 100। चलिए अब इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 0 से 0 बढ़ गया, ठीक है। वैसे 9 बटे 10 लिख सकता था। चलिए ये घटेगा 19 बार, ये घटेगा 20 बार 5 से, ये 1 2 3 से 1 2 3 0 बढ़ गए। सिर्फ यहाँ पे एक 10 बचा है, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 9 का। तो चलिए 9 का गुणा 9 में, फिर 9 का, इसका जो आंसर आएगा 19 में 98 में गुणा करना है, और बटे में कितना आ जाएगा 10। तो आपस में गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 150 और 82, 150 822। आपस में इनका गुणा करोगे दिया आएगा, बटे में लगाएंगे अपन 10, तो कितना हो जाएगा 150 82 दशमलव एक संख्या से पहले पॉइंट, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस प्रश्न में क्या करना है, ऑप्शन देखेंगे तो ये 10 था बटे में, तो अपन इकाई अंकों का गुणा करेंगे। तो अगर पीछे 2 आया है तो किस ऑप्शन में देखना है कि किसी ऑप्शन में 2 आ रहा है क्या। अगर एक ही ऑप्शन में पीछे 2 होगा पॉइंट के बाद, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें 2 ऑप्शन ऐसे है जिसमें पॉइंट के बाद 2 आ रहे, तो अपन इसको सोल्व करना पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, एक फुटकर विक्रेता ने 1280 रुपए में कुछ सामान खरीदा और उसे 1/3 भाग को 15% की हानि पर बेच दिया। शेष को कितने लाभ प्रतिशत पर बेचा जाना चाहिए जिससे पूरे लेन देन पर 15% का लाभ प्राप्त किया जा सके। तो देखो 1280 का कोई भी यूज नहीं है यहाँ पे, अपन सिर्फ देखेंगे 1/3 यानी 1/3 भाग, यानी 3 टोटल है तो 1 को, ये 3 टोटल है तो 1 को जो है वो 15% की हानि पर बेचा है। अब बचा कितना है, शेष 2 बचा है। अब 2 को किस लाभ पर बेचे कि ओवरऑल, यानी जो 3 वस्तु है इन पे ओवरऑल 15% का लाभ हो जाए, ठीक है। मतलब ओवरऑल लाभ कितना होना चाहिए, 15 या 45% का लाभ चाहिए। हम देखेंगे अब यहाँ पे 15 का नुकसान हो चुका है, तो यहाँ पे कितना लाभ कमाए कि नुकसान की भरपाई भी हो जाए और 45% का प्योर लाभ भी आ जाए। तो यहाँ पे अगर मैं 60 लिख लूं, देखो 45 में इसको जोड़ लेना है क्योंकि फिर इसको घटाना भी है, तो इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो 45 में इसको जोड़ेंगे तो 60 आ गया, तो यहाँ 60 लिख देंगे 60%, कि अपन को इन 2 वस्तुओं पे 60% का लाभ कमाना पड़ेगा, तभी जाके देखो लाभ प्लस में होता है और हानि माइनस में होती है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 60 में से 15 माइनस कर देंगे तो 45 का लाभ हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा आंसर नहीं आया है, ये जो 60% लिखा है ये इन 2 वस्तुओं पे है, तो इसका 2 का भाग लगाएंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 30%, और 30% हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, स्थिर जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में मतलब ए का मान दे रखा है अपन को 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और फिर बोल रहा है प्रश्न की, जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल भी लिखेंगे और ये हो जाएगी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे प्रश्न बोल रहा है, एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर एक स्थान पर जाता है और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस लौटता है, उसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना है। तो समय क्या होता है, समय होता है दूरी और उसके बटे में चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चलिए दूरी बटे चाल, समय ये हो जाता है। तो दूरी क्या है, दूरी है 105 किलोमीटर जो कि जा रहा है, जाएगा तो ए और बी यानी कि धारा के साथ जाएगा तो अनुकूल जाएगा, तो 10.5 हो जाएगा, ये चाल हो गई। फिर आएगा, देखो ये समय हो गया, दूरी बटे चाल ये समय हो गया, और आएगा तो ये दूरी बटे चाल कितनी हो जाएगी, प्रतिकूल आएगा तो चाल माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 7.5। ये आ रहा है तो ये आने का समय, ये जाने का समय, ये पॉइंट काटू, पॉइंट हटाऊंगा तो ये 1 0 ऊपर लगेगा, यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो 1 0 ऊपर लगेगा। चलिए इसको काटेंगे, 15 7 105 और 0, 15 5 75, 5 से काटूंगा 70 को 14 बार में जाएगा, 105 को काटूंगा 105 एकम 105 और ये 0 ऐसे कैसे। तो हम देखेंगे दूरी बटे चाल, ये समय 10 घंटे लग गए और ये दूरी बटे चाल यहाँ 14 घंटे लग गए, तो 10 और 14 कितना हो गया 24 घंटे, क्योंकि जो दूरी जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ये जो समय आया है ये भी घंटे में आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, 24 घंटे इज आवर आंसर। चलिए आज की शिफ्ट 13 जनवरी 2023 की शिफ्ट नंबर 1 का मैथ सॉल्यूशन खत्म हो गया है। आगे और भी जो शिफ्टें बच रही है उनको बहुत जल्द सॉल्व कराने का पूरा प्रयास करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक शेयर कीजिएगा इसको। चलिए, धन्यवाद।